हेलो फ्रेंड्स, क्लास 9th मैथ्स के पहले लेक्चर में आपका स्वागत है। मुझे उम्मीद है कि अभी तक आपने अपनी एनसीईआरटी की बुक देख ली होगी और आपको ये पता होगा कि जो पहला चैप्टर है उसका नाम है नंबर सिस्टम्स। नौ जाहिर सी बात है कि इससे पहले कि हम आगे बढ़ें हमें ये समझने की ज़रूरत है कि जो ये टर्म है नंबर सिस्टम्स, इसका मतलब क्या है। मैं आपको एक बहुत ही सिंपल डेफिनेशन दूंगा नंबर सिस्टम्स की। Number systems may be defined as a collection of numbers of different types, together with operations on these numbers, as well as the properties that the operations satisfy. मतलब नंबर सिस्टम्स को हम डिफाइन कर सकते हैं एक कलेक्शन ऑफ नंबर्स की तरह, अलग अलग तरह के नंबर्स के कलेक्शन की तरह। साथ ही साथ वो ऑपरेशंस जो हम परफॉर्म करेंगे इन नंबर्स पे, और वो प्रॉपर्टीज़ जो ये ऑपरेशंस सेटिस्फाई करती हैं। मैं अभी आपको बताऊंगा इन तीनों बातों का क्या मतलब है। जैसा कि आपने देखा होगा, हमारे डेफिनेशन का 3 इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स हैं। पहला जो कंपोनेंट है वो है कलेक्शन ऑफ नंबर्स ऑफ डिफरेंट टाइप्स। मतलब हम नंबर सिस्टम्स में अलग अलग तरह के नंबर्स के बारे में पढ़ेंगे। अलग अलग तरह के नंबर्स जैसे नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, इंटीजर्स, fractions, rational numbers, irrational numbers and real numbers। इसके अलावा और भी तरह के नंबर्स होते हैं जैसे कि इमेजिनरी नंबर्स, कॉम्प्लेक्स नंबर्स, जो आप हायर क्लासेस में पढ़ेंगे, क्लास 11th और 12th में पढ़ेंगे। क्लास 10 तक आपको रियल नंबर्स तक समझना है। तो नंबर सिस्टम्स में हम जो पहली चीज़ पढ़ेंगे वो है अलग अलग तरह के नंबर्स के बारे में। जो दूसरा कंपोनेंट है हमारे इस डेफिनेशन का वो है उन ऑपरेशंस के बारे में जो हम इन नंबर्स पे परफॉर्म करते हैं। ऑपरेशंस जैसे कि एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। अब जाहिर सी बात है कि आप 9th क्लास में हैं तो ये ऑपरेशंस के बारे में आपको पहले से पता होगा। तो हम अपने वीडियोस में इन ऑपरेशंस को सिंपल नंबर्स पे नहीं करेंगे। जैसे कि मैं आपको नेचुरल नंबर्स को ऐड करना नहीं सिखाऊंगा, मैं आपको इंटीजर्स को मल्टीप्लाई करना नहीं सिखाऊंगा, लेकिन हम इन ऑपरेशंस को इर्रेशनल नंबर्स पे कैसे करते हैं ये हम इन वीडियोस में सीखेंगे। इसके अलावा इन बेसिक प्रॉपर्टीज़ के बेसिस पे हम कुछ लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स पढ़ेंगे रियल नंबर्स के बारे में। इन लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स के कारण आपको ऐसे एक्सप्रेशंस जो बहुत कॉम्प्लेक्स, बहुत ही डिफ़िकल्ट दिखते हैं, उनको सिंप्लीफाई करना आ जाएगा। ठीक है। जो तीसरा कंपोनेंट हमारे डेफिनेशन का है वो प्रॉपर्टीज़ जो ये ऑपरेशंस सेटिस्फाई करते हैं। हम अलग अलग प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ेंगे जैसे कि क्लोजर प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी एक्सेट्रा। तो पहली बात तो हमें इन प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ना है कि ये प्रॉपर्टीज़ होते क्या हैं, और दूसरी चीज़ जो हमें पढ़नी है वो हम देखेंगे कि इनमें से कौन से नंबर्स किस किस ऑपरेशंस के लिए कौन कौन सी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपको ये पता होगा कि जो नेचुरल नंबर्स हैं वो क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करते हैं एडिशन के लिए और मल्टीप्लिकेशन के लिए, लेकिन सब्ट्रैक्शन और डिवीजन के लिए नेचुरल नंबर्स क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं करते हैं। तो हम ये पढ़ेंगे कि कौन से नंबर्स हैं वो किन ऑपरेशंस के लिए इन चारों में से कौन कौन सी प्रॉपर्टीज सेटिस्फाई करते हैं। तो अगर आप इस पर्सपेक्टिव से इस चैप्टर को देखेंगे तो आप समझेंगे कि इस चैप्टर में हमें सिर्फ 3 चीज़ें पढ़नी है। ये चैप्टर बहुत आसान है, सिर्फ 3 चीज़ें इस चैप्टर में हैं जो हमें पढ़नी है। पहली चीज़ है हमें अलग अलग तरह के नंबर्स के बारे में पढ़ना है। दूसरी चीज़, हमें बेसिक ऑपरेशंस एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन एंड डिवीजन पढ़ने इन नंबर्स के लिए। तीसरी चीज़, हमें कुछ प्रॉपर्टीज़ पढ़नी है, 4 प्रॉपर्टीज़। वो प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं और कौन से ऑपरेशन के लिए कौन से नंबर्स उन प्रॉपर्टीज़ को सेटिस्फाई करने हैं, हमें ये पढ़ना है। इस चैप्टर में सिर्फ इतना ही है। नंबर सिस्टम्स का चैप्टर बहुत आसान है और यही 3 कंपोनेंट्स हैं इस पूरे चैप्टर में जो हमें पढ़ने हैं। तो हम शुरुआत करते हैं पहले कंपोनेंट से, वो है डिफरेंट टाइप्स ऑफ नंबर्स के बारे में पढ़ना। इसमें हम शुरुआत करेंगे नेचुरल नंबर्स से। तो हम नेचुरल नंबर्स से अपनी शुरुआत करते हैं। पिछले क्लासेस में आपने नेचुरल नंबर्स के बारे में पढ़ा होगा
नेचुरल नंबर्स को हम काउंटिंग नंबर्स भी कहते हैं और इसका एक बहुत ही ऑब्वियस कारण है, नेचुरल नंबर्स हमें चीज़ें काउंट करने में मदद करता है। फॉर एग्जाम्पल, यूट्यूब नेचुरल नंबर्स यूज़ करता है काउंट करने के लिए कि कितने स्टूडेंट्स ने मेरा वीडियो देखा है। ठीक है, तो यूट्यूब मुझे बताता है कि मेरे वीडियो को 1 स्टूडेंट ने देखा है, या 2 ने देखा है, या 4 ने देखा है, या 50 ने देखा है, 100 ने देखा है, 1000 ने देखा है, 50,000 ने देखा है, या 5 लाख ने देखा है। अब जैसा कि आप इस डेफिनेशन से समझ सकते हैं, नेचुरल नंबर्स हमेशा एक काउंट से इंक्रीज़ होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यूट्यूब मुझे बताता है कि मेरे वीडियो को 4 लोगों ने देखा है या 5 लोगों ने देखा है। यूट्यूब कभी ये नहीं कहेगा कि मेरे वीडियो को 4.5 लोगों ने देखा है, वो पॉसिबल नहीं है। तो नेचुरल नंबर्स हमेशा इंक्रीज़ करते हैं काउंट ऑफ 1 से। 4 के बाद 5 आएगा, 5 के बाद 6 आएगा, 6 के बाद 7 आएगा। दूसरी चीज़ जो आप नोटिस करेंगे नेचुरल नंबर्स के बारे में, वो है कि नेचुरल नंबर्स का कोई अपर लिमिट नहीं है। जैसे जैसे ज़्यादा लोग वीडियोस देखते रहेंगे, काउंट इंक्रीज़ होता रहेगा, उसका कोई अपर लिमिट नहीं है, वो कभी ख़त्म नहीं होगा। लॉजिकली अगर आप सोचेंगे तो ये समझना बहुत ही आसान है। आप एक बहुत बड़ा नेचुरल नंबर चूज़ करिए, फिर आप उसमें 1 ऐड कर दीजिए, आपको एक और उससे भी बड़ा नेचुरल नंबर मिल जाएगा। अब इस नए नंबर पे आप फिर से 1 ऐड करिए, तो आपको उससे भी बड़ा एक नेचुरल नंबर मिल जाएगा। आप ऐसे 1 ऐड करते रहेंगे और आपको एक और बड़ा नेचुरल नंबर मिलता रहेगा, जिससे ये एकदम ऑब्वियसली क्लियर हो रहा है कि नेचुरल नंबर का कोई अपर लिमिट नहीं है। नेचुरल नंबर्स बेसिकली एंडलेस हैं, कभी ख़त्म नहीं होते। हम इन्फिनिटी टर्म का इस्तेमाल करते हैं इस एंडलेस क्वांटिटी को डिनोट करने के लिए। किसी भी एंडलेस चीज़ को अगर हमें डिनोट करना हो, उसके लिए हम इन्फिनिटी टर्म का इस्तेमाल करते हैं। मैंने देखा है कि बहुत बच्चे हैं जिनको इन्फिनिटी टर्म का मतलब बहुत क्लियर नहीं होता है, तो मैं थोड़ा सा टाइम स्पेंड करूंगा इस टर्म का मतलब समझाने में। ज़्यादातर लोग को लगता है कि इन्फिनिटी का मतलब होता है कोई ऐसी चीज़ जो बहुत बड़ी है, लेकिन ये सही नहीं है। इन्फिनिटी टर्म हम इस्तेमाल करते हैं किसी ऐसी चीज़ को डिनोट करने के लिए जो एंडलेस है, जो कभी ख़त्म नहीं होती, जिसका कोई एंड नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, आपको पता होगा कि मुकेश अंबानी के पास बहुत पैसा है, लेकिन उनके पास इनफाइनाइट अमाउंट ऑफ पैसा नहीं है। उनके पैसे का भी एक एंड है, बहुत ज़्यादा है, आई नो, लेकिन उसको आप काउंट कर सकते हैं। बहुत टाइम लगेगा, लेकिन आप काउंट कर सकते हैं। एक अपर लिमिट है उसकी। इन्फिनिटी ऐसी चीज़ होती है जिसको आप काउंट नहीं कर सकते, क्योंकि उसका कोई एंड ही नहीं है। एक दूसरा एग्जाम्पल मैं देता हूँ। मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ। अगर मैं आपसे कहूँ कि आप इस पूरे दुनिया के जितने समुद्र हैं, जितने सीज़ हैं, उनके आप बीच पे जाइए और जितने सैंड पार्टिकल्स हैं उन सबको आप एक एक करके काउंट करिए, और फिर आप मुझे बताइए कि वो जो नंबर आएगा वो फाइनाइट होगा या इनफाइनाइट होगा। आप में से बहुत लोग का एक मन कर रहा होगा कहने का कि आंसर इसका इनफाइनाइट होगा, क्योंकि हम काउंट नहीं कर सकते सैंड पार्टिकल्स। आप सोच रहे होंगे तो आंसर इनफाइनाइट ही होगा, लेकिन ये गलत आंसर है। एक्चुअली इस दुनिया में जितने सैंड पार्टिकल्स हैं वो बहुत ज़्यादा हैं, आई नो। अगेन, ह्यूमनली उसको काउंट करना पॉसिबल नहीं है। अगर मैं लोगों को, दुनिया में जितने लोग हैं सबको ये काम दे दूँ कि आप सैंड पार्टिकल्स काउंट करिए, फिर भी आई एम श्योर उनको बहुत सारे जन्म लेने पड़ेंगे वो सारे सैंड पार्टिकल्स काउंट करने के लिए। लेकिन किसी चीज़ को ह्यूमनली काउंट करना पॉसिबल नहीं है, इसका ये मतलब नहीं है कि वो नंबर इनफाइनाइट है। ठीक है, इंसान काउंट नहीं कर सकते, बट सपोज करिए हमें कोई ऐसी मशीन बना दें जो हर सेकंड 1 करोड़ पार्टिकल्स को काउंट कर सकता है, और हम ऐसे 1 लाख मशीन्स बना दें, और फिर हम उन मशीन्स को ये काम दे दें कि आप सैंड पार्टिकल्स काउंट करें, तो जाहिर सी बात है वो मशीन्स एक लिमिटेड अमाउंट ऑफ टाइम में, एक फाइनाइट अमाउंट ऑफ टाइम में सारे सैंड पार्टिकल्स काउंट कर लेंगे। तो सैंड पार्टिकल्स एक फाइनाइट नंबर्स हैं, उनका एक अपर लिमिट है, इनफाइनाइट नहीं है। बहुत ज़्यादा है, बहुत बड़ी क्वांटिटी है, लेकिन इनफाइनाइट नहीं है। और यही समझना ज़रूरी है कि इन्फिनिटी एक बहुत बड़ा नंबर नहीं है। इन्फिनिटी एक एंडलेस नंबर है जिसका कोई अपर लिमिट नहीं है, जो कभी ख़त्म नहीं होता।
ठीक है, बहुत बड़ी चीज़ कॉन्टेक्स्ट पे डिपेंड करती है। जैसे जैसे आपके एग्ज़ाम में अगर कोई मैथ्स में 50 मार्क्स ला रहा है आउट ऑफ 100 तो वो कम मार्क्स हैं, कोई 100 में से 100 ला रहा है तो बहुत बड़े मार्क्स हैं, बहुत अच्छे मार्क्स हैं, बहुत ज़्यादा मार्क्स हैं, तो 100 नंबर इधर बहुत बड़ा हो गया। सैलरी की आप बात करें अगर लोगों की, तो पर महीने कोई 20,000 कमा रहा है तो आप कहेंगे कि कम कमा रहा है, कोई अगर 5 लाख कमा रहा है तो बहुत बड़ा नंबर है, लेकिन इन्फिनाइट नहीं है। तो बड़ा शब्द हमेशा कॉन्टेक्स्ट पे डिपेंड करता है, और इन्फिनाइट एक ऐसी चीज़ है जो कि एंडलेस है। इन्फिनिटी के बारे में हमें जो दूसरी चीज़ समझनी है वो है कि इन्फिनिटी एक्चुअली एक नंबर नहीं है, इन्फिनिटी एक आइडिया है। ये एक ऐसे चीज़ का आइडिया है जिसका कोई एंड नहीं है, और जाहिर सी बात है कि अगर ये नंबर नहीं है तो इन्फिनिटी को मेजर भी नहीं किया जा सकता। ठीक है, अब क्योंकि हम इन्फिनिटी कॉन्सेप्ट समझ चुके हैं तो कुछ बेसिक ऑपरेशंस हम जो इन्फिनिटी के साथ कर सकते हैं वो समझना अब हमारे लिए बहुत आसान हो गया है। फॉर एग्जाम्पल, हमें पता है कि इन्फिनिटी एंडलेस है, इसीलिए अगर हम कोई भी कांस्टेंट c को ऐड करें इन्फिनिटी में तो आंसर हमारा इन्फिनिटी ही आएगा। किसी भी एंडलेस क्वांटिटी में आप कोई कांस्टेंट ऐड कर दें तो वो क्वांटिटी तो एंडलेस ही रहेगी, राइट। सो इन्फिनिटी प्लस c, जहाँ पे c एक कांस्टेंट है, विल ऑलवेज बी इक्वल टू इन्फिनिटी। जैसे हम इन्फिनिटी पे लेटर से 5 ऐड करें तो हमारा आंसर इन्फिनिटी ही आएगा। बिल्कुल इसी तरह अगर हम इन्फिनिटी से कोई भी कांस्टेंट सब्ट्रैक्ट करते हैं तब भी आंसर इन्फिनिटी ही रहेगा। और यही सेम ऑपरेशन हमारा मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के लिए भी रहेगा। तो हमारे पास ये 4 रिजल्ट हैं। इन्फिनिटी प्लस c इज इक्वल टू इन्फिनिटी, इन्फिनिटी माइनस c इज ऑल्सो इक्वल टू इन्फिनिटी, इन्फिनिटी इंटू c या इन्फिनिटी मल्टीप्लाइड बाई c इज ऑल्सो इक्वल टू इन्फिनिटी, एंड इन्फिनिटी डिवाइडेड बाई c इज ऑल्सो इक्वल टू इन्फिनिटी। यहाँ पे c एक कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू 0 से बड़ी है। c की वैल्यू 0 नहीं है, वरना हमारा जो थर्ड और फोर्थ रिजल्ट है वो होल्ड नहीं करेगा। इन्फिनिटी इंटू 0 इज नॉट इक्वल टू इन्फिनिटी, इन्फिनिटी इंटू 0 इज अनडिफाइंड, इन्फिनिटी डिवाइडेड बाई 0 इज ऑल्सो नॉट इक्वल टू इन्फिनिटी, इन्फिनिटी डिवाइडेड बाई 0 की वैल्यू हमारी अनडिफाइंड होती है, और c इज ग्रेटर देन 0, मतलब c नेगेटिव नहीं है, क्योंकि अगर c नेगेटिव हो जाएगा तो रिजल्ट थर्ड और फोर्थ फिर से होल्ड नहीं करेगा, जो अभी हम थोड़ी देर में नेगेटिव इन्फिनिटी का जब कॉन्सेप्ट समझेंगे तो इस चीज़ पे हम वापस आएंगे। साथ ही साथ हमारे कुछ रिजल्ट्स हैं इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी दैट इज ऑल्सो इक्वल टू इन्फिनिटी। ये भी समझना मुश्किल नहीं है, एंडलेस नंबर को एक एंडलेस नंबर से ऐड करें तो आंसर एंडलेस ही होगा। इन्फिनिटी मल्टीप्लाइड बाई इन्फिनिटी, वो भी जाहिर सी बात है इन्फिनिटी होगा। लेकिन अगर हम इन्फिनिटी को 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर हमारा अनडिफाइंड होगा, क्योंकि एक हम बहुत ही छोटे नंबर, 0 बेसिकली एक बहुत छोटा नंबर है, इतना छोटा नंबर जो इमेजिन भी नहीं किया जा सकता, उसको अगर हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं एक एंडलेस नंबर से तो क्या आंसर होगा हमें नहीं पता। ठीक है, तो 0 इंटू इन्फिनिटी इज इक्वल टू अनडिफाइंड। और बिल्कुल उसी तरह अगर हम इन्फिनिटी को इन्फिनिटी से ही डिवाइड करें तब भी हमारा आंसर अनडिफाइंड होगा। आपने पढ़ा होगा जैसे अगर हम 5 को 5 से डिवाइड करें तो आंसर 1 होता है, लेकिन अगर हम इन्फिनिटी को इन्फिनिटी से डिवाइड करेंगे तो आंसर हमारा अनडिफाइंड होगा। और इसका एक बहुत ही सिंपल प्रूफ मैं दूंगा। आप में से कुछ लोग अगर ये सोच रहे होंगे कि इन्फिनिटी डिवाइडेड बाई इन्फिनिटी का आंसर 1 होना चाहिए, तो मैं अभी उसको प्रूफ करूंगा कि ये सोच गलत है। तो कैसे हम इसको प्रूफ करें? वेल, लेट अस सपोज, हम सपोज कर लेते हैं कि इन्फिनिटी डिवाइडेड बाई इन्फिनिटी की वैल्यू 1 है, ऐसा हम सपोज कर लेते हैं। ठीक है, तो इन्फिनिटी डिवाइडेड बाई इन्फिनिटी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इट इज इक्वल टू इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी डिवाइडेड बाई इन्फिनिटी। जाहिर सी बात है क्योंकि इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी भी हमारा इन्फिनिटी होता है, तो इन्फिनिटी डिवाइडेड बाई इन्फिनिटी को हम लिख सकते हैं इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी डिवाइडेड बाई इन्फिनिटी। अब आप इसको तोड़िए तो RHS जो है उसको हम ऐसे लिख सकते हैं इन्फिनिटी डिवाइडेड बाई इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी डिवाइडेड बाई इन्फिनिटी। ये बेसिक डिवीजन ऑपरेशन होता है जैसा आपको मालूम होगा। अब क्योंकि हमने अज्यूम करा है कि इन्फिनिटी डिवाइडेड बाई इन्फिनिटी की वैल्यू 1 है, तो LHS में हमारा आंसर आ गया 1। लेकिन RHS में क्या आंसर आया हमारा? RHS में आंसर आया इन्फिनिटी डिवाइडेड बाई इन्फिनिटी, इसकी वैल्यू भी 1,
प्लस इन्फिनिटी डिवाइडेड बाई इन्फिनिटी, इसकी वैल्यू भी 1, तो RHS हमारा आ गया इक्वल टू 2। तो बेसिकली यहाँ पे क्या आ रहा है कि 1 इज इक्वल टू 2, जो कि एक बहुत ही रिडिक्युलस चीज़ है, ये पॉसिबल ही नहीं है, 1 कभी 2 के इक्वल हो नहीं सकता। इसका मतलब है जो हमारा अजम्पशन था कि इन्फिनिटी डिवाइडेड बाई इन्फिनिटी इज इक्वल टू 1, वो अजम्पशन हमारा गलत था। अगर हम ये मान लें कि इन्फिनिटी डिवाइडेड बाई इन्फिनिटी इज इक्वल टू 1, तब हमारे ऐसी रिडिक्युलस आंसर्स आएंगे, ठीक है। तो इन्फिनिटी डिवाइडेड बाई इन्फिनिटी की वैल्यू हमेशा अनडिफाइंड होती है, कभी इक्वल टू 1 नहीं होती। इसी तरीके से इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी भी अनडिफाइंड होती है, ठीक है। हम एक एंडलेस क्वांटिटी से दूसरा एंडलेस क्वांटिटी सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, क्या आंसर होगा हमें नहीं मालूम, अनडिफाइंड, ठीक है। अब हम नेगेटिव इन्फिनिटी का कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं, क्योंकि हम इन्फिनिटी पढ़ रहे हैं तो साथ ही साथ हम नेगेटिव इन्फिनिटी का भी कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। अगर मैं पूछूं कि नेगेटिव इन्फिनिटी का मतलब क्या होता है, तो मुझे यकीन है आप में से काफ़ी स्टूडेंट्स होंगे जो ये कहेंगे कि नेगेटिव इन्फिनिटी एक बहुत ही छोटा नंबर होता है। लेकिन ये बिल्कुल गलत आंसर है। नेगेटिव इन्फिनिटी एक छोटा नंबर नहीं होता, ज़ीरो होता है जो कि एक बहुत ही छोटा नंबर होता है। इनफैक्ट ज़ीरो सबसे छोटा नंबर है, लेकिन नेगेटिव इन्फिनिटी छोटा नंबर नहीं होता। नेगेटिव इन्फिनिटी फिर से एक नंबर है जो कि एंडलेस है, लेकिन नेगेटिव डायरेक्शन में। एंडलेस है लेकिन साथ ही साथ नेगेटिव भी है, ठीक है। नंबर लाइन की अगर हम बात करेंगे तो माइनस इन्फिनिटी जीरो के लेफ्ट साइड में है। प्रैक्टिकली अगर मैं कहूँ आपको कि विजुअलाइज करिए नेगेटिव इन्फिनिटी क्या होता है, तो ये एक बहुत ही मुश्किल काम है, ठीक है। और इस स्टेज पे हमें ज़रूरत भी नहीं है विजुअलाइज करने की कि नेगेटिव इन्फिनिटी का एक्चुअली मतलब क्या है, ये आप हायर क्लासेस में पढ़ेंगे। बस इतना समझने की आपको ज़रूरत है कि ये चीज़ क्लियर रखिए आप कि नेगेटिव इन्फिनिटी एक छोटा नंबर नहीं होता। ये ना कहिएगा कि इट इज़ अ वेरी स्मॉल नंबर, ये एक बिल्कुल गलत जवाब होगा। नेगेटिव इन्फिनिटी भी एक एंडलेस क्वांटिटी है, लेकिन साथ ही साथ नेगेटिव भी है, ठीक है। अब हम जैसे हमने पॉजिटिव इन्फिनिटी के कुछ रिजल्ट्स देखे थे, सिमिलरली नेगेटिव इन्फिनिटी के भी कुछ रिजल्ट्स देख लेते हैं। नेगेटिव इन्फिनिटी में भी अगर हम कोई कांस्टेंट ऐड करेंगे, कांस्टेंट c, तो आंसर जाहिर सी बात है नेगेटिव इन्फिनिटी ही रहेगा। सब्ट्रैक्ट करेंगे कांस्टेंट c, तब भी आंसर नेगेटिव इन्फिनिटी रहेगा। अगर हम किसी भी नॉन ज़ीरो पॉजिटिव नंबर c से मल्टीप्लाई करते हैं नेगेटिव इन्फिनिटी को, तब भी आंसर माइनस इन्फिनिटी ही रहेगा, ठीक है। माइनस इन्फिनिटी इंटू सी इज इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी। सिमिलरली माइनस इन्फिनिटी डिवाइडेड बाई सी इज इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी, जहां पे c एक कांस्टेंट है ग्रेटर देन 0। c 0 नहीं होगा क्योंकि हमने बात की है अगर c 0 होगा तो माइनस इन्फिनिटी इंटू 0 अनडिफाइंड होता है, माइनस इन्फिनिटी डिवाइडेड बाई 0 भी अनडिफाइंड होता है। अगर c नेगेटिव है तब हम अब रिजल्ट्स देखते हैं कि हमारे पास क्या रिजल्ट्स होंगे। अब हमने नेगेटिव इन्फिनिटी कॉन्सेप्ट पढ़ लिया है, तो अब हमारे लिए समझना आसान है। इन्फिनिटी को अगर हम c से मल्टीप्लाई करेंगे जहाँ पे c लेस देन 0 है, तो आंसर होगा माइनस इन्फिनिटी, ठीक है। वैसे ही अगर हम माइनस इन्फिनिटी को c से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर होगा प्लस इन्फिनिटी। अगर हम इन्फिनिटी को c से डिवाइड करेंगे तो आंसर होगा माइनस इन्फिनिटी। अगर हम माइनस इन्फिनिटी को c से डिवाइड करेंगे तो आंसर होगा प्लस इन्फिनिटी। ये चारों रिजल्ट्स बहुत ऑब्वियस है, आप 9th क्लास में हैं, मैथ्स पढ़ रहे हैं, तो ये चारों रिजल्ट्स आपको सरप्राइज नहीं करेंगे। साथ ही साथ कुछ और रिजल्ट्स हैं, वो भी हम देख लेते हैं। माइनस इन्फिनिटी को अगर हम माइनस इन्फिनिटी से ऐड करते हैं तो आंसर माइनस इन्फिनिटी होगा। बिल्कुल ऐसा ही रिजल्ट हमारे पास प्लस इन्फिनिटी के लिए भी आया था, प्लस इन्फिनिटी प्लस प्लस इन्फिनिटी इज इक्वल टू प्लस इन्फिनिटी। वही चीज़ यहाँ पे है, माइनस इन्फिनिटी को अगर हम माइनस इन्फिनिटी से ऐड करेंगे तो आंसर माइनस इन्फिनिटी होगा। लेकिन अगर हम माइनस इन्फिनिटी को मल्टीप्लाई करते हैं माइनस इन्फिनिटी से, तो हमारा आंसर प्लस इन्फिनिटी होगा। अगेन आपको पता है माइनस इंटू माइनस प्लस होता है, तो बिल्कुल उसी तर्ज पे, बिल्कुल उसी तरीके से माइनस इन्फिनिटी इंटू माइनस इन्फिनिटी आपका प्लस इन्फिनिटी होगा। और अगर हम माइनस इन्फिनिटी को मल्टीप्लाई करते हैं प्लस इन्फिनिटी से, तो आंसर माइनस इन्फिनिटी होगा, ठीक है। ये तीनों रिजल्ट्स बहुत ऑब्वियस है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो इन्फिनिटी से रिलेटेड ये सारे कॉन्सेप्ट्स थे जो हमने पढ़ लिए हैं। अब इन्फिनिटी पे और टाइम देने की ज़रूरत नहीं है। ये सारे रिजल्ट्स मैंने समराइज़ करके PDF डॉक्यूमेंट में दिए हैं। अगर आप हमारी वेबसाइट से हमारे वीडियो देख रहे हैं तो जस्ट वीडियो के नीचे आपको PDF डाउनलोड करने का लिंक मिल जाएगा। अगर आप YouTube से देख रहे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा।
वो PDF आप डाउनलोड करिए, उसमें सारे रिजल्ट्स और जो भी मैं पढ़ाऊँगा वो हर चीज़ समराइज्ड होगी और वो सारी चीज़ें दी होंगी। आप उसको बार बार रिवाइज करेंगे, ऑफकोर्स आपको अपने आप ही ये सारे रिजल्ट्स याद हो जाएंगे। वीडियोस में आप अपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर रखिए। एक बार कॉन्सेप्ट्स क्लियर है तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। अब हम आते हैं वापस नेचुरल नंबर्स के डिस्कशन पे जो हम पढ़ रहे थे। नेचुरल नंबर्स को हम जनरली लेटर n से डिनोट करते हैं। तो हम नेचुरल नंबर्स को इस तरीके से लिख सकते हैं, n इज इक्वल टू 1, 2, 3 एंड सो ऑन। जैसा कि हमें मालूम है ये कभी एंड नहीं होगा, तो हम कह सकते हैं कि ये इन्फिनिटी तक जाएगा। ठीक है, अब हम होल नंबर्स के डिस्कशन पे आते हैं। जब हमने नेचुरल नंबर्स पढ़े थे तो आपने उनमें एक बहुत ही सिंपल लेकिन एक बहुत ही सीरियस ड्रॉबैक देखा होगा। हमने कहा था कि नेचुरल नंबर्स काउंटिंग नंबर्स होते हैं। तो मान लीजिए कि अगर आपके पास 5 चॉकलेट्स हैं तो आप उनको नेचुरल नंबर्स की मदद से काउंट कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने वो 5 चॉकलेट खा लिए और उसके बाद मैं आपसे पूछूं कि अब आपके पास कितने चॉकलेट्स बचे हैं, तो आप मुझे नेचुरल नंबर्स यूज़ करके इसका सही आंसर नहीं दे सकते, राइट? हमने कोई भी ऐसा नेचुरल नंबर नहीं पढ़ा जिसके थ्रू आप मुझे इसका आंसर दें। इसीलिए अब हमें ज़ीरो का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करने की ज़रूरत है। द सेट ऑफ ज़ीरो अलॉन्ग विथ नेचुरल नंबर्स इज कॉल्ड द सेट ऑफ होल नंबर्स। मतलब नेचुरल नंबर्स और उसमें हम ज़ीरो ऐड कर दें, ज़ीरो इंक्लूड कर दें, तो हमारे पास होल नंबर्स का सेट आ जाएगा। ठीक है, तो होल नंबर्स बहुत आसान है, कुछ नहीं है, ज़ीरो और नेचुरल नंबर्स, इसका सेट होता है सेट ऑफ होल नंबर्स। तो होल नंबर्स को हम डिपिक्ट कर सकते हैं 0, 1, 2, 3 इस तरीके से इन्फिनिटी तक। होल नंबर्स को जनरली हम डिनोट करते हैं कैपिटल W सिंबल से। और ये माना जाता है कि जो नंबर 0 है वो आर्यभट्ट ने इन्वेंट करा था, जो कि एक ग्रेट इंडियन एस्ट्रोनॉमर और मैथमेटिशियन थे, जो कि अराउंड 5th-6th सेंचुरी में रहते थे। मुझे उम्मीद है कि इस डिस्कशन से आपको ये भी समझ में आ गया होगा कि नेचुरल नंबर्स जो होते हैं वो होल नंबर्स के एक प्रॉपर सबसेट होते हैं, राइट? वेन डायग्राम से अगर हम देखना चाहें तो अगर ये सर्कल नेचुरल नंबर्स डिनोट करता है तो होल नंबर्स को हम इस ढंग से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। नेचुरल नंबर्स एक सबसेट हो गए होल नंबर्स के। होल नंबर्स में एक एडिशनल नंबर आता है जो कि नंबर है 0। इस वीडियो को अब हम इधर एंड करते हैं और अपने नेक्स्ट वीडियो में हम इंटीजर्स की स्टडी स्टार्ट करेंगे। सो लेट्स मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। गुड बाय फॉर नाउ।